दीप कामता जी। सर, मैं आपका आभारी हूँ। 1 second, your party time is exhausted, but Deputy Chairman has allowed 3 minutes to you. सर, मेड इन स्पीच मेरी पहली स्पीच है सर। ये तो मेडन स्पीच होगा नहीं। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का समय दिया। जिस पर चर्चा हो रही है उसी राज्य से मैं हूँ और इस पूरे घटनाक्रम से पूरा हमारा उत्तराखंड राज्य कैसे प्रभावित हुआ, मैं पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। मार्च के बाद अप्रैल मई जून ये 3 महीने हैं, ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी लाइफलाइन के महीने हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होती है, उसके बाद जून के बाद वैसी 15 जून के बाद बरसात का सीजन शुरू होता है। इन 3 महीनों में ही सब कुछ उत्तराखंड के लोगों को अपनी अर्थव्यवस्था कमाई से लेकर सरकार को 4 धाम यात्रा से लेकर आने वाली आपदा से निपटने की भी तैयारी करनी होती है। जब हमारा उस समय जब ये बजट सत्र हो रहा था, मैं सुन रहा था, आदरणीय वेंकर जी ने कहा भी था कि हमारा संकट नहीं था, कांग्रेस का संकट नहीं था। मैंने शुरू से कहा जो उत्तराखंड में हुआ वहां पर जिस तरह से 356 आर्टिकल का प्रयोग किया, उसकी स्क्रिप्ट ना देहरादून में लिखी गई थी ना उत्तराखंड में लिखी गई थी, उसकी स्क्रिप्ट यही दिल्ली में लिखी गई थी। और जो नारा आप दे रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो स्क्रिप्ट के सारे लिखने वाले सारे एक्टर इसी दिल्ली में बैठे हुए थे। महोदय, 9 मार्च को प्रदेश असेंबली का विधानसभा सत्र शुरू होता राज्यपाल के अभिभाषण से। हमारी सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में अपना बहुमत सिद्ध करती है। 17-18 मार्च को विभागवार बजट आता है और आप सबको मालूम है एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग बिल, सबके अंत में उन विभागीय बजटों को एक जो पूरा मनी उसके लिए कि आपको कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकला उसकी बात है। 17 तारीख को विभिन्न विभागों के बजट पास हो रहे हैं। 18 तारीख को 11 बजे विधानसभा का अधिवेशन शुरू होता है, सारे सदन में बैठते हैं। प्रतिपक्ष को मालूम है अगर उनको डिवीजन की मांग करनी थी किसी भी तरह की, सरकार अल्पमत में 11 बजे स्पीकर के सामने कह सकते थे। पूरा सदन चलता है, हर विभाग का बजट पास होते हैं, वो मंत्री भी अपने विभाग का बजट पास करवा लेते हैं जो आज इनके हम राई है। सरकार की तारीफें करते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार, किस तरह से कृषि विभाग आगे बढ़ रहा है। बजट पास होता है और जब सारे बजट पास हो जाते हैं और उसके बाद पूरा सदन ध्वनिमत से सारे कुछ पास हो रहे हैं और उसी तरह एप्रोप्रिएशन बिल भी ध्वनिमत से पास होता है। यह पूरी दुनिया में संसदीय परंपरा है। सदन का मूड क्या है, सदन की राय को ही जानकर सदन के मूड को देखे स्पीकर अपना निर्णय लेते हैं और उसी आधार पर सदन का एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ और स्पीकर चले गए। उसके बाद जो सारा दृश्य पैदा होता है, मैं पूछना चाहता हूं, वो तथाकथित 9 विधायक और बीजेपी के विधायक अचानक कहते हैं हमको डिवीजन हो गया। जब विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है कि डिवीजन मांगते हैं, बाहर चार्टर बस खड़ी होती है, एसी बस आ जाती है, गवर्नर के वहां जाते हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है, हम 9 विधायक यहां पर हैं, वहां हंगामा करते हैं। उसके बाद रात के 1:30 बजे वहीं पर चार्टर विमान आ जाता है, चार्टर विमान से दिल्ली में आ जाते हैं, गुड़गांव के 5 स्टार लीला होटल में रखते हैं। आखिर अचानक क्या एसी बस अचानक आ गई? क्या वो चार्टर विमान अचानक आ गया? ये एक साजिश थी और इसी साजिश का नमूना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रभारी हो या मध्य प्रदेश से इनके राष्ट्रीय महासचिव हो, वो आते हैं, वो सब इनको हाँक करके राज्यपाल के, गवर्नर के वहां ले जाते हैं, दिल्ली लाते हैं और यहां तमाशा करवाते हैं। गवर्नर के सामने सारी रिपोर्टें थी। जब ये गए कि गवर्नर की नहीं सरकार अल्पमत में आ गई है, दूसरे दिन गवर्नर ने विधानसभा से भी सदन की सारी कार्रवाई मंगाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी जाते हैं। सारी सामग्री के बाद जब गवर्नर संतुष्ट हो जाते हैं, सरकार को 28 मार्च को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं। गवर्नर अपनी रिपोर्ट 19 तारीख को देते हैं राष्ट्रपति महोदय को। कहीं इस बात का भी जिक्र नहीं करते हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है
और उन्होंने खुद कहा है कि एप्रोप्रिएशन बिल में स्पीकर का निर्णय फाइनल होता है। ये परंपरा है, ये कोर्ट है, ये न्यायालयों के निर्णय है। और उसके बाद राज्यपाल हमको 28 तारीख को सरकार को बहुमत सिद्ध करने अधिकार देते हैं। उसके बाद ये गवर्नर के ऊपर दबाव डालते हैं दिल्ली की सरकार। अरे हमने तो तुमको इसलिए भेजा था कि कांग्रेस की सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराओ, तुम ये क्या रिपोर्ट दे रहे हो? और उसके बाद गवर्नर पर दबाव बनवा करके फिर गवर्नर से चिट्ठी लिखी जाती है कि जल्दी करो, जल्दी करो। जबकि स्पीकर ने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया था। स्पीकर ने 28 मार्च को दोबारा विधानसभा के सत्र को बुलाने का उसी समय स्थगित करते हुए निर्देश दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा गवर्नर साहब से कि 28 मार्च को विधानसभा बैठ रही है और मैं उसी दिन अपना बहुमत सिद्ध करूंगा, और राज्यपाल ने भी उसको माना। उसके बाद जिन विधायकों ने जो कहे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई अप्रोप्रिएशन बिल के डिफेक्शन के आधार पर स्पीकर ने नहीं निकाला उनको, ये देश के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये दल विरोधी विधेयक का 10th शेड्यूल का निर्णय है, जो इसी देश की संसद ने पाला कि चुनी हुई सरकारों को लोग धन बल के जम पर न गिरा सकें। स्पीकर को अधिकार दिया था। और उसमें पहला एक जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो आधार है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पार्टी छोड़ देता है, वो भी एंटी डिफेक्शन के दायरे में आता है। और ये स्वेच्छा का निर्णय उन्हें कहा रिजाइन नहीं, और उसी आधार पर ये स्वेच्छा से थी। कांग्रेस के 9 विधायक गवर्नर के पास जाते हैं, 27 बीजेपी के विधायकों के साथ जाते हैं, उनके पैड में अपने हस्ताक्षर करते हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है, इसको बर्खास्त करो। क्या ये कांग्रेस को कई विधायक कहेंगे कि हमारी पार्टी को बर्खास्त करो? और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि अगर व्यक्ति वॉलंटरी एक्शन के द्वारा अपनी पार्टी से को छोड़ देता है, वो भी एंटी डिफेक्शन के दायरे में आएगा। और हमारी पार्टी ने स्पीकर से अनुरोध किया, और इसी आधार पर कि ये लोग स्वेच्छा के आधार पर पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए ये दल विरोधी कानून के दायरे में आते हैं और इनकी सदस्यता भंग की जाए। स्पीकर ने तमाम संवैधानिक परंपराओं के आधार पर अपना निर्णय दिया है। लेकिन मुझे तो बहुत तजुर्बा आश्चर्य है कि जब 26 तारीख को 28 तारीख को विधानसभा में हम अपना निर्णय सरकार सिद्ध करने जाती है, 26 की रात को कैबिनेट बुलाई जाती है, प्रधानमंत्री कहीं दूसरे राज्य से आते हैं, रात में बैठक होती है। और कहा है, एक तर्क ये भी दिया जाता है कि स्पीकर ने दोहरा आचरण किया कि कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी और बीजेपी के एक दूसरे विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं की। ये इश्यू ही नहीं था। मैं ये आप सबके सामने, देश के सामने कहना चाहता हूं कि इनके अटॉर्नी जनरल ने भी हाई कोर्ट में कहा कि स्पीकर के दोहरे मापदंड थे कि कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता समाप्त की और बीजेपी के विधायक की समाप्त नहीं की। और फैक्ट क्या था? बीजेपी ने अपने विधायक की सदस्यता समाप्त करने के लिए स्पीकर के पास कोई प्रत्यावर्तन भी नहीं दिया था। वो 5 अप्रैल को देते हैं और देश की संसद और देश की कैबिनेट 26 तारीख को एक आधार ये भी लेती है कि इस प्रकार पार्टीशन है। कैसी सरकार चल रही है, कैसे अटॉर्नी जनरल है जो हाई कोर्ट में कहते हैं, और जब हमारे लॉयर ध्यान दिलाते हैं तब हाई कोर्ट से माफी मांगते हैं, उस फैक्ट को विड्रॉ करते हैं। पूरी तरह से 356 का जो दुरुपयोग किया उसको देश ने देखा है। हमको 28 तारीख को उसके बाद हमको मौका नहीं दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। हम हाई कोर्ट में गए, डिवीजन बेंच ने 31 तारीख को फिर हमको मौका दिया। वहां पर फिर सरकार को जब केंद्र की सरकार मुंह की खानी पड़ी, फिर ये डबल बेंच में गए। डबल बेंच ने भी कहा कि नहीं, गलत हुआ है, 356 आर्टिकल का दुरुपयोग हुआ है। ये केंद्र सरकार के अंदर बने जुडिशियल रिव्यू का रिव्यू हो सकता है, ये बाहरी कानून, ये पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। और उसके बाद केंद्र की सरकार की सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी जो फैसला हुआ। लेकिन मित्रों, जो दुरुपयोग हुआ, जो धन बल के द्वारा, आज हमसे कहते हैं कि हमारी सरकार में, पार्टी में छेद था। हमारी पार्टी में कहां छेद था? आप लाए थे धन पशुओं को 3-3, 4-4 दिन तक देहरादून के होटलों में लोगों ने देखा है। आपके बड़े बड़े अधिकारी लाए थे, आपकी चार्टर बसें आई थी, आपके चार्टर प्लेन आए थे, 9 दिन विधायक लोग यहां घूमे। वो कौन था उसके पीछे?
क्या हमारी पार्टी के लोग थे या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो कह रहे थे कि हमको हर हालत में इस सरकार को गिराना है? हमने क्या कौन सा दुरुपयोग किया? क्या हमारी स्पीकर के ऊपर माननीय के मंत्री जी ने नोट करते हुए कहा स्पीकर के निर्णय पर रोल होता है गवर्नर पर? क्या यहाँ तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तो गवर्नर ने पहली रिपोर्ट में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात नहीं की थी? तो खुला आम उत्तराखंड के अंदर क्या हो? और उसके बावजूद भी जब हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आधार पर फ्लोर टेस्ट में हम पास हो गए, हमारी फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद हमारी सरकार आई और इन्होंने हमसे कहा हमारे हाथ पांव खोल दिए गए। ये कौन सा निर्णय है कि देश की स्पीकर मनी बिल में कहा जाता है, हमारे हाउस के नेता सदन ने कहा, हमारे हाउस के नेता ने कहा कि मनी बिल में फैसला लोकसभा के स्पीकर का होगा, उस पर कोई डिस्कस नहीं होगी। और वही सदन के नेता उत्तराखंड के स्पीकर के सवाल पर सवाल उठाते हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? देश की तमाम विधानसभाएं कहती है, देश का कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है कि स्पीकर का फैसला सदन के अंदर होने वाली तमाम कार्यवाहियों के लिए स्पीकर का फैसला अंतिम होगा। राज्यपाल की पहली रिपोर्ट भी कह रही है, इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। स्पीकर ने कहा है उत्तराखंड का स्पीकर का फैसला जो होगा आपके अनुकूल नहीं होगा, आप उस पर आरोप लगा देंगे और एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, उनको कटघरे में खड़े करेंगे। और वही दिल्ली के अंदर स्पीकर जो लोकसभा में होंगे, यहाँ पर आप उसी की आड़ में अपने मनी बिलों को बचाएंगे। ये दोहराना। तो संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? आर्टिकल 356 को कौन तोड़ मरोड़ कर रहा है? ये मोदी की सरकार है जिसने कहा था हम देश के अंदर संविधान, हम क्या कहते कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, ये हिमालय जैसे छोटे राज्यों के साथ हो रहा है, ये दलितों के साथ हो रहा है, ये अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। जब से ये सरकार आई है, वो देश के वो तमाम लोग जो पीड़ित है, वंचित है, उनके ऊपर से तरह तरह से हमले हो रहे और हमारे ऊपर उत्तराखंड की सीमा की सरकार पर भी ये हमला हुआ। हमको देश की न्यायालय ने मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। एक सेकंड। हमारी सरकार को जब देश की सुप्रीम कोर्ट की पुनर्जीवित हुई, लेकिन देश के न्यायालय ने हमने वहां के गवर्नर ने कहा था मुझे दिशा निर्देश किया जाए। गवर्नर ने यह नहीं कहा था कि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ। गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी थी, एप्रोप्रिएशन बिल स्पीकर के अनुसार पास हो गया, दिशा निर्देश दिया जा, और 2 महीने तक वहां के बजट को पास नहीं माना गया। 2 महीने जून के अंत तक, और हमको स्पेशल फिर विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2-2.5 महीने उत्तराखंड का जो विकास रुका, जो आपदा से लड़ने के लिए जो सरकार तैयारी कर सकती थी वो रुकी। उसके लिए उत्तराखंड की जनता इनको आने वाले समय में सबक सिखाएगी। देश की जनता देखेगी जो 356 का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको न इतिहास मांग करेगा, न देश की जनता मांग करेगी, न उत्तराखंड की जनता मांग करेगी। धन्यवाद।